फेडरेशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज चंद्रपुर के संस्थापक अध्यक्ष निर्वाचित होने पर रामकिशोर सारडा जी को हार्दिक बधाई और संगठन की स्थापना के लिए समस्त व्यापारी बंधुओं को और संगठन में चुने गए सदस्यों को हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। शुभेच्छु नरेश मोटवानी, संचालक हरि कलेक्शन। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल किया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि ये प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हासिल किया गया है, लिहाजा इसे जब्त कर रद्द किया जाता है। अदालत ने राणा को 6 सप्ताह के भीतर इसे जाति प्रमाण पत्र कमेटी को वापस करने का निर्देश दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने से जुड़े सभी परिणामों का वे सामना करें। खंडपीठ ने राणा पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस फैसले का असर राणा की लोकसभा सदस्यता पर भी पड़ सकता है। न्यायमूर्ति आर.डी. धानुका और न्यायमूर्ति वी.जी. बिष्ट की खंडपीठ ने ये फैसला शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसूल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है, जहां नवनीत राणा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी की है। वहीं शिवसेना नेता अडसूल ने चुनाव आयोग को मध्यवर्ती चुनाव कराने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि नवनीत राणा का बैकग्राउंड फिल्मों का रहा है और वो एक ग्लैमरस हीरोइन के रूप में जानी जाती थी। वहां से उनका राजनीति का सफर अमरावती से अपक्ष सांसद के रूप में और भाजपा की केंद्र सरकार को समर्थन देने का रहा है, मगर वो हर बार किसी न किसी विवाद में जुड़ रही हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करके सांसद राणा को राहत मिलती है या अमरावती को मध्यवर्ती चुनाव का सामना करना पड़ता है। और अंतिम निर्णय में सांसद राणा को फर्जी दस्तावेज बनाने के जुर्म में जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है। राजनीति में एंट्री लेने से पहले नवनीत तेलुगु फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उनकी कई बोल्ड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आपको बता दें कि नवनीत कौर राणा अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं। उनके पति रवि राणा बडनेरा विधानसभा से विधायक हैं। इससे पहले 2014 में भी अदालत ने उनका जाति प्रमाण पत्र खारिज किया था। तब उन्होंने एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2019 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उन्हें जीत हासिल हुई। तिनेही निवडणूक 2019 लढली। तेच एक रिट पिटिशन मी फाईल केलेलं होतं 2019ला। त्याचा निकाल खऱ्या अर्थाने आज लागलेला आहे आणि त्या निकालामध्ये स्पष्टपणाने त्यांनी मान्य केले यांनी कोर्टाने की हे फेक सर्टिफिकेट आहे, कारण सहजपणे नाही केलं। त्याला जे कागदोपत्री पुरावे दिले गेले, ज्या पद्धतीने आर्ग्युमेंट झालं कोर्टामध्ये, त्या आधारे आज कोर्टाने निर्णय दिलेला आहे आणि हे फेक सर्टिफिकेट आणि व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट दोन्ही सरेंडर करावीत अशा प्रकारचे आदेश आहेत आणि हा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड आहे म्हणून 2 लाखाची पेनल्टी त्यांनी लावलेली आहे। सर, या आधी सुद्धा असं प्रकरण जे आहे ते झालं होतं, मागील इलेक्शनच्या काळात सुद्धा त्यांनी ते केलं होतं आणि आता दिनांक 9 जून 2021 को चंद्रपुर के स्थानिक रेलवे स्टेशन चौक पर जिलाधिकारी कार्यालय प्रवेश द्वार के सामने आदिवासी समाज द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के स्मृति दिन पर आदरांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी आदिवासी बंधुओं ने उनके भगवान बिरसा मुंडा को याद करके उनके बलिदान और उनके कार्यों को याद किया। इस अवसर पर आदिवासी समाज के नेता तुमराम ने बिरसा मुंडा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी और वहीं पर प्रशासन को इशारा दिया कि पिछले कई महीनों से इसी जगह पर आदिवासी समाज के बांधव आंदोलन पर बैठे हैं और उपोषण कर रहे हैं, मगर सरकार उनकी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दे रही। कुछ महीनों पहले आदिवासी समाज द्वारा रेलवे स्टेशन चौक पर भगवान बिरसा मुंडा का पुतला लगाया गया था, जिसे महानगर पालिका ने बिना किसी पूर्व सूचना के क्रेन से हटाने पर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। उसके बाद जिलाधिकारी, आमदार, खासदार और मंत्रियों की मध्यस्थता से आदिवासी समाज को भगवान बिरसा मुंडा का पुतला लगाने के लिए उस स्थान के थोड़े पीछे जगह दी गई, मगर बाद में उस पर उचित कार्यवाही नहीं होने से ये बात अंतिम निर्णय तक पहुंच सकी। अब जबकि कोरोना के निर्बंध उठ चुके हैं, तुमराम ने और वहां पर उपस्थित सभी आदिवासी बंधुओं ने यह इशारा दिया है कि अगर जल्द से जल्द प्रशासन इस ओर ध्यान देकर निर्णय नहीं लेती है तो 15 तारीख से आमरण अनशन और राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी खुद प्रशासन की होगी। आदिवासी समाजातर्फे भगवान बिरसा मुंडा यांना विनम्र अभिवादन करण्यासाठी या ठिकाणी एकत्र आलेलो आहोत। आज भगवान बिरसा मुंडा यांचा 121वा शहीद दिवस आहे। भगवान बिरसा मुंडा यांच्या श्रद्धेपोटी आम्ही या ठिकाणी 21 फरवरीला याच ठिकाणी
याच ठिकाणी भगवान बिरसा मुंडा यांचा 18 फुटांचा पुतळा आम्ही स्थापित केला होता. परंतु महानगर प्रशासनाने कसल्याही प्रकारची पूर्वसूचना न देता आदिवासींचा द्वेष, आदिवासी समाजाबद्दलचा आकस यामुळं भगवान बिरसा मुंडा यांचा पुतळा प्रशासनाने उचलून नेला. आणि याच ठिकाणी आम्हाला असं आश्वस्त केलं होतं की येत्या काळामध्ये आम्ही लवकरात लवकर भगवान बिरसा मुंडा यांचा पुतळा पुनर्स्थापित करून देऊ. स्थानिक माननीय किशोर जोरगेवार, माननीय बाळूभाऊ धानोरकर, माननीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांनी माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या सोबत कितीतरी बैठका लावल्या आणि याही बैठकांमध्ये त्यांनी सांगितलं की आम्ही पुतळा बसवून देऊ. त्यानंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय विजयभाऊ वडेट्टीवार यांनी सुद्धा बैठक लावली असता त्याही वेळेला आश्वस्त करण्यात आलं प्रशासनातर्फे की आम्ही पुतळा पुनर्स्थापित करून देऊ. परंतु आजपर्यंत आज जवळपास 3 महिने झाले, 110वा दिवस आहे हा आजचा. परंतु या 110 दिवसातही प्रशासनाने कुठलीही हालचाल केलेली नाही. आत्ता करून देतो, थोड्या वेळाने करून देतो, 2 दिवसात करून देतो, असं करता आज 3 महिने लोटून गेले. 110 दिवस झाले या आंदोलनाला. म्हणजे याचा अर्थ असा नव्हे ना, प्रशासनाने याचा अर्थ असा लावू नये की आदिवासी झोपलेत. परंतु एकदा जर आदिवासी जागा झाला, खडबडून जर जागा झाला ना, तर प्रशासनाला पळती वाट थोडी होईल. एकदा जर या ठिकाणी आपले भाले, तिरकमठे वगैरे घेऊन जर एखादा आदिवासी समाज जर या रस्त्यावर उतरला तर पळता वाट थोडी सांभाळणार कठीण जाईल. आणि म्हणून जोपर्यंत आदिवासी समाज जोपर्यंत चुपचाप आहे, शांत आहे, म्हणून तुम्ही आदिवासी समाजाची, आदिवासी लोकांची परीक्षा पाहू नका, त्यांचा संयम पाहू नका. आणि जर एकदा त्यांचा संयम सुटला तर मात्र काय होईल काय नाही याचं काहीही सांगता येत नाही. आणि येत्या काळामध्ये आता आम्ही प्रशासनाला, जिल्हाधिकारी प्रशासन आणि महानगर प्रशासनाला असं अल्टिमेटम देतो आहे की 14 तारखेपर्यंत जर याच्यावर काही तोडगा काढण्यात आला नाही, या विषयावर हा प्रकरण जर निकाली काढण्यात आला नाही, तर 15 तारखेपासून आम्ही आमरण उपोषण सुरू करीत आहोत. आणि 15 तारखेला कोणतीही शक्ती आम्हाला अडवू शकणार नाही उपोषणापासून. आम्ही मागच्याच वेळेला 7 तारखेला किंवा 14 त्याच्याही पूर्वी आमरण उपोषण करणार होतो, मोर्चे काढणार होतो. परंतु याच पोलीस प्रशासनाने आणि याच जिल्हाधिकारी प्रशासनाने आम्हाला सांगितलं होतं की तुम्ही कोरोना काळ आहे, आपल्यामुळे तुम्ही दुसऱ्या लोकांना फजिती करू नका. आम्ही प्रशासनाचं ऐकलं, चूप बसलो, परंतु त्यांनी कसल्याही प्रकारची हालचाल आजपर्यंत केलेली नाही. आणि म्हणून आम्ही आता रस्त्यावर जरी तुम्हाला फार थोडे लोक जरी दिसत असलो, पण एक आदिवासी, या ठिकाणचा एक आदिवासी हा लाखाचा आदिवासी आहे. याच्यामध्ये अत्यंत ऊर्जा पेटलेली आहे. आणि समजा जर 14 तारखेपासून 14 तारखेपर्यंत जर कसल्याही प्रकारचा तोडगा यावर काढण्यात आला नाही, तर निश्चितपणे येत्या काळामध्ये 15 तारखेपासून काय होईल आणि काय नाही याची संपूर्ण जबाबदारी प्रशासनाची असेल. आमच्या जीविताला जर धोका निर्माण झाला, आमच्या आरोग्याला जर धोका निर्माण झाला, तर याची सर्वस्वी जबाबदारी या प्रशासनाची असेल. एवढंच मी आजच्या दिवशी सांगू इच्छितो. धन्यवाद. भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल अभी भी खुली आंखों से सपने देखने की बीमारी से ग्रस्त हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात का वो कुछ अलग ही अर्थ निकालते नजर आए। वो भूल गए कि साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान भी मुख्यमंत्री के साथ में थे, और अगर वो नहीं भी होते तो भी अब भाजपा की महाराष्ट्र की बस छूट चुकी है, क्योंकि सत्ता के गुरूर में जो व्यवहार भाजपा ने शिवसेना के साथ किया और बाद में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को झूठा साबित करने की कोशिश की, और उसके बाद जितने व्यक्तिगत प्रहार देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल ने ठाकरे परिवार और शिवसेना पर करने की कोशिश की, इन सब के बाद चंद्रकांत पाटिल द्वारा यह बयान बचकाना या फिर दिन में सपने देखने जैसा ही लगता है। हास्यास्पद बात ऐसी है कि उन्होंने साथ में आके सरकार बनाने के बाद अगले इलेक्शन अलग अलग लड़ने की बात तक सोच ली, जिससे बचपन का सीरियल मुंगेरी लाल के हसीन सपने याद आ गया।
सत्ता हाथ से जाने के बाद उसे वापस पाने के लिए महाराष्ट्र में चंद्रकांत दादा पाटिल और देवेंद्र फडणवीस इन्होंने साम दाम दंड भेद के साथ हर संभव कोशिश की। कभी इल्जाम लगाए, कभी फूट डालने का प्रयास किया, कभी भ्रम फैलाया, कभी राज्यपाल और केंद्र सरकार के माध्यम से डराने धमकाने की कोशिश की और कभी हाथ पैर जोड़कर विनती पर उतर आए, मगर रिजल्ट शून्य रहा। उसी सिलसिले में अब हताश होकर जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की सरकार सफलतापूर्वक काम कर रही है और 5 वर्ष पूर्ण करने के पूरे संकेत हैं, तब चंद्रकांत पाटिल ने हथियार डालकर एक बार फिर से शिवसेना को खुला ऑफर देने की नादानी की है और खुद की हंसी उड़ा ली है। ऐसा व्यंग यहाँ के स्थानिक शिवसेना नेताओं ने किया है। आइए देखते हैं चंद्रकांत दादा पाटिल ने आखिर क्या कहा। हे मी पण अनेक वेळा म्हटलेलं आहे की जरी भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचं सरकार आलं, माहीत नाही आता कालच्या भेटीमुळे तुम्ही चर्चा चालू केली, मी म्हणत नाही किंवा मुद्दाम इथे तुम्ही वाघ आणून ठेवला आणि म्हणाला की वाघाशी दोस्ती करणार, तर म्हटलं की वाघाशी दोस्ती आहे। जे सुभाष देसाई म्हणतात ते मी तर गेले वर्षभर 100 वेळा म्हटलं आहे की जरी सरकार एकत्र आली, निवडणुका वेगळ्याच लागणार। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, विदर्भ चळवळीचे कणखर नेते, चांदा शिक्षण प्रसारक मंडळचे सचिव व जनता करिअर लॉन्चरचे सर्वे सर्वा माननीय प्राचार्य डॉक्टर अशोक भाऊ जीवतोळे यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक जनता करिअर लॉन्चर, चंद्रपूर।